नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देवभूमि समाचार में पहली खबर के साथ। बरसाना में निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण जो है वो सीएम धामी ने किया। आखिरकार क्या कुछ निरीक्षण के बाद उनके द्वारा कहा गया, आपको सुनाते हैं। 10,000 से ऊपर चली जाएगी और बहुत तेजी से यहाँ पर आवागमन होगा और जो हमारे लॉजिस्टिक हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा एक अच्छा माध्यम ये पोर्ट के बन जाने से, इस पूरे एलिवेटेड सड़क के बन जाने से यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, भारत में भी और नेपाल में भी। इससे दोनों देशों के संबंधों में भी बहुत मजबूती आएगी और हमारा रोटी बेटी का संबंध नेपाल से है। इस सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की कनेक्टिविटी बढ़ जाने से जो अन्य मार्ग, छोटे छोटे मार्गों का जिन व्यापारियों को करना पड़ता था, आना जाना पड़ता था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, यहाँ पर अब आसानी से लोग आ जाएंगे और बहुत आसान यहाँ पर कनेक्टिविटी हो जाएगी। मैं इस क्षेत्रवासियों को भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सीमांत क्षेत्र की जनता की तरफ से, उत्तराखंड राज्य की तरफ से। तो टनकपुर में सीएम धामी ने शारदा कॉरिडोर का स्थलीय निरीक्षण किया है। कई विकास परियोजनाओं का भी यहाँ पर उनके द्वारा जो है शिलान्यास किया गया और किस किस तरीके की परियोजनाएं यहाँ पर सरकार की ओर से दी जा रही हैं, आपको बताते हैं और सुनाते हैं क्या कुछ मुख्यमंत्री धामी ने कहा। तिवारी जी, हमारे आचार्य नवनीत जोशी जी, हमारे जोशी जी को भी जानते होंगे आप लोग। ये दिल्ली में और तमाम जगह भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों में नवनीत जोशी जी बहुत सारे हमारे योग के और आयुष के क्षेत्र में और योग के क्षेत्र में इन्होंने प्रशिक्षण दिया है। लेकिन हमारे विधायकों के प्रशिक्षण में भी ये आए थे। तो ऐसे यहाँ पर सुश्री चंद जी, हमारी हरीश हसिया जी, पांडे जी, सभी हमारे उपस्थित हैं। यहाँ पर अपने किस किस का नाम लूं, बल्कि मुझे लगता है कि अब सभी उपस्थित हमारे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, टनकपुर क्षेत्र के मेरे सभी प्यारे नौजवान बच्चों, मीडिया के सभी हमारे मित्र और हमारे अधिकारीगण आज बहुत सारे आए हुए हैं। एक तो सबसे पहले जिलाधिकारी चंपावत, मुख्य विकास अधिकारी, सिंचाई विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, विभागाध्यक्ष सुभाष पांडे जी कहाँ बैठे हैं? कहाँ गए? पांडे जी चले गए क्या? हाँ, उनको यहाँ पर रहना चाहिए क्योंकि ये जो इतना बड़ा शारदा रिवर फ्रंट बन रहा है उसके पूरे काम को अधिकांश जो भाग है लगभग 70%। अच्छा, आ गए पांडे जी, इधर आइए, खड़े होकर इधर आइए। आज इतनी जनता को आपको दिखाना इसलिए जरूरी है कि आप ही रिवर फ्रंट बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं। तो सुभाष पांडे जी, अन्य इनके सभी अधिकारी हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक श्री अजय गणपति जी। मैं सबसे पहले तो इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित मेरे चंपावत क्षेत्र के सभी मेरे परिवारजनों का मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप सब ने आज मेरे यहां पहुंचने पर, जैसे ही मैं जनपद चंपावत की सीमा में पहुंचा, आप सभी ने, मेरी माताओं ने, बहनों ने मुझे तिलक लगाकर मेरा स्वागत किया, अपना आशीर्वाद दिया। मेरी माताओं ने आशीर्वाद दिया, सर में फूल रखे। हमारी बहनों ने हमारा द्वितीय त्योहार, जो बहुत ही हमारा परंपरागत और हमारे पूर्वजों के द्वारा लंबे समय से मनाया जाने वाला त्योहार है, उसकी भी आज उनको शुभकामनाएं दी, सिर भी पूजा। तो मैं आप सबका, आपने जो मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, माताओं बहनों का भी, मैं सभी का अपने हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए आज ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आज जनपद चंपावत के 19 करोड़ से अधिक विभिन्न परियोजनाओं का आज यहाँ पर शिलान्यास करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ।
मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये सभी योजनाएं जब ये पूर्ण हो जाएंगी तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय में इस क्षेत्र में विकास और प्रगति के एक स्तंभ के रूप में यहाँ के लोगों के लिए बहुत उपयोग में आने वाली है। भाइयों बहनों, अभी मैंने शारदा कॉरिडोर परियोजना के साथ ही शारदा घाट के कुछ पुनर्विकास कार्यों का भी यहाँ पर शुभारंभ किया है। ये केवल एक परियोजना की शुरुआत भर नहीं है, बल्कि ये हमारी आस्था, हमारी धरोहर और हमारे विकास के प्रति हमारा एक संकल्प है, हमारी एक प्रतिज्ञा है कि यहाँ पर शारदा रिवर फ्रंट बनेगा। और शारदा रिवर फ्रंट निश्चित रूप से इस क्षेत्र की संस्कृति का जो हमारा प्रतीक है, मां शारदा, शारदा नदी और इसके आसपास के स्थानों को मिलाकर बनने वाला शारदा कॉरिडोर भविष्य में इस पूरे क्षेत्र का, चाहे वो सांस्कृतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो या धार्मिक विकास हो, पर्यटन के क्षेत्र में हमारी समृद्धि हो, उन सभी का एक केंद्र बनेगा, उसकी एक धुरी बनेगा। और मां पूर्णागिरी के और मां शारदा के आशीर्वाद से ये कार्य हमारा आगे बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र के नेहनपुर गांव में 17 फीट लंबा अजगर घर में घुस आया, जिससे दहशत फैल गई है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा है। वहीं आसपास के गांव में फूल सिंह के घर में ये जहरीला सांप निकलने से हड़कंप मच गया था। सांप एक्सपर्ट ने मौके पर पहुंचकर उसे भी सुरक्षित पकड़ लिया। वन विभाग ने बरसात के मौसम में लोगों से सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में खुद कार्रवाई ना करने की अपील यहां पर की। तो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर 17 फीट का अजगर जो है वो गांव में घुस गया, जिसके बाद जहरीला सांप जो है उसको यहां पर वन विभाग की टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। टोपा गांव से सूचना मिली कि बलजिंदर जी के आंगन में एक अजगर आ गया विशाल का। तुरंत जो है क्यूआरटी को मौके पर भेजा गया और उसे रेस्क्यू कर सुरक्षित वास स्थल में छोड़ा गया। मैं लोगों से अपील करता हूं, अगर कभी भी ऐसा कोई वन्य जीव आता है तो तुरंत उसकी सूचना हमारी चौकी में दें, नहीं तो हमारे टोल फ्री नंबर 1926 पर संपर्क करें। तो देहरादून के दून विश्वविद्यालय में 5 नवंबर को दूसरा प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित होगा। इस सम्मेलन के लिए अब तक 200 से अधिक प्रवासी उत्तराखंडियों ने पंजीकरण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के विकास, निवेश और नीतिगत सुविधाओं और सुधारों पर विचार विमर्श करना है। मुख्यमंत्री सम्मेलन के दौरान प्रवासियों से सीधा संवाद कर सुझाव भी लेंगे। ये आयोजन वर्ष 2024 में शुरू हुआ था, जिसमें पिछली बार तकरीबन 17 राज्यों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। तो उत्तराखंड को नवीनतम राज्य खनन तत्परता सूचकांक में दूसरा स्थान मिला है, जिससे राज्य को 100 करोड़ का प्रोत्साहन भी मिलेगा। खनन चोरी रोकने के लिए सरकार अब नदियों पर 24 घंटा निगरानी रखने के लिए यहां पर नाइट विजन ड्रोन कैमरा लगाने जा रही है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि जिसकी सरकार उसी के कैमरे। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। वहीं भाजपा ने कांग्रेस की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए इसे विकास विरोधी मानसिकता बताया है। को मालूम है कि उत्तराखंड राज्य में खनन को लेकर के जो पारदर्शी नीति अपनाई गई है, जिस पारदर्शी नीति के तहत खनन का कार्य हो रहा है, उससे आज उत्तराखंड राज्य का खनन मुख्य राजस्व का एक स्तंभ बन चुका है। और ये इसको लेकर के भारत सरकार के द्वारा खनन की पारदर्शी नीति के लिए 100 करोड़ रुपए का इनाम भी दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आरोप लगाती है, तो उनके आरोप अपने आप ही निराधार इसलिए साबित होते हैं क्योंकि प्रदेश के अंदर जो खनन का राजस्व पहले 100 करोड़ हुआ करता था, वो आज 1200 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो निश्चित रूप से ये इस बात को प्रमाणित करता है
कि खनन की चोरी रोकी गई होगी, अवैध खनन रोका गया होगा, इसलिए प्रदेश में खनन से राजस्व बढ़ा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सरकार के दौरान जिस तरह से खनन के पट्टों में और खनन में जिस तरह से अवैध खनन होता था और उनके लोग उसमें शामिल होते थे, इसलिए उनको इस बात पर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। कितने कैमरे लगा लो, कैमरों को तभी चलाएंगे जब जिस समय चोरी नहीं हो रही होगी। जिस समय चोरी हो रही होगी वो कैमरे बंद कर दिए जाएंगे। चोरी कौन करवा रहा है? सरकार तो चोरी करवा रही है। पूरे प्रदेश के अंदर पीठ थपथपा रहे हैं अपनी, राजस्व कलेक्शन में हम सबसे आगे आ गए। अरे भैया, राजस्व कलेक्शन का काम नहीं है सरकार का, राजस्व कलेक्शन का काम होता है, लेकिन आप अवैज्ञानिक तरीके से पूरे राज्य की नदियों को जिस प्रकार से खुर्द-बुर्द कर रहे हो, पूरे प्रदेश के अंदर जो आपने लूट मचाई हुई है, तो आप राजस्व कलेक्शन पे बड़ी पीठ थपथपा रहे हैं कि साहब सबसे ज्यादा हमारा राजस्व कलेक्शन हो गया। तो आप कल से नृत्य करवाना शुरू कर दो, सड़कों पे खड़ा करके ग्लास हाउसेस बनाओ, जुए घर शुरू कर दो, उससे भी आपका पैसा कलेक्शन हो जाएगा। घर घर शराब बेचने का काम आपने शुरू करवाया था, सारे अनैतिक कार्य शुरू कर दो, पैसा इकट्ठा हो जाएगा। सरकार का काम पैसा इकट्ठा करने का है। भाई टैक्सेस जो वाजिब टैक्सेस हैं वो लीजिए, लेकिन राज्य में अवैज्ञानिक तरीके से, नॉन साइंटिफिक तरीके से आप खनन कराएंगे तो जो आपदाएं इस बार पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिली आपको, कौन सी नदी ऐसी रही जिसमें बाढ़ नहीं आई? गंगा, यमुना, शारदा से लेकर तमाम सहायक नदियां, देहरादून की रिस्पना, देहरादून की बिंदाल, देहरादून की तमसा नदी, देहरादून की यमुना, देहरादून की सारी सौंग नदी, कौन सी ऐसी नदी रही? 11 जगह एक साथ बादल फटे देहरादून में, सहस्त्रधारा का तहस नहस हो गया। आपने टपकेश्वर मंदिर में देखा कि कितना बुरा हाल हुआ। आपने पूरे, कभी आप कल्पना कर सकते थे नंदा की चौकी का पुल प्रेमनगर में किस प्रकार से गिर गया? इतनी भयंकर आपदा क्यों आई? क्योंकि आपने अवैज्ञानिक तरीके से खनन किया। आपको मालूम ही नहीं है कि पुल के नीचे खनन नहीं करना, आपको मालूम ही नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी पोकलैंड, इतने बड़े बड़े मशीनें लगा करके पूरे राज्य के अंदर जो आपने नदियों का तहस नहस किया है। तो खनन के लिए आप वो जो कैमरे लगाएंगे, वो कैमरे तो आपकी मर्जी से ही चलेंगे ना, ये जनता को दोगे तो कैमरे को चलाने को? जिस समय चोरी करोगे उस समय कैमरा बंद कर दोगे। तो डीडीहाट से विधायक बिशन सिंह चुफाल ने प्रशासनिक तंज और तंत्र पर यहाँ पर जो है सवाल उठाए। उन्होंने खुलकर जो है यहाँ पर कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद डीडीहाट नगर की पार्किंग के लिए धन स्वीकृत नहीं हुआ है। विधायक का आरोप है कि प्रदेश के अधिकारी बेलगाम हैं और शासन के आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसे सरकार की विफलता बताया है और कहा कि विधायक ही नाराज हैं तो जनता किससे उम्मीद लगाकर आखिरकार बैठे। भाजपा ने सफाई देते हुए कहा कि विधायक ने जनता की समस्याओं को उठाने के लिए ये बात कही है। सुनिए क्या पूरा मामला है। डीडीहाट के टैक्सी स्टैंड के रिटेनिंग वॉल के बारे में वो बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि 70 लाख रुपए का जो रिटेनिंग वॉल का काम था उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारी को बुला के बाकायदा निर्देश दिए और 4 साल में, 21 की बात वो बता रहे हैं, 22, 23, 24, 25, 4 सालों में वो काम नहीं हो पाया। उनका ये कहना है कि जब मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहे तो मंत्रियों की बात कौन अधिकारी सुनेगा? ये राज्य में पहला वाक्य नहीं है। आपने सुना होगा खजानदास जी को कहते हुए, जो कह रहे हैं कि मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में नहीं जा रहे हैं। मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में नहीं जाएंगे तो वहां पर जो आम लोग छोड़ दो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये रिवाज तो खत्म हो गया कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति जाकर के अपना काम करे, वो काम करते ही नहीं। लेकिन भाजपा के ही लोग, उनके ही काम नहीं हो रहे हैं, उनकी शिकायतें हैं, उनके विधायकों की शिकायतें हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी को आपने खनन के मामले में कहता सुना होगा, आपने अरविंद पांडे जी को कहते सुना होगा। तमाम पूरे प्रदेश के तमाम विधायक हैं जो आज ये शिकायत कर रहे हैं कि उनके जिलों में, उनके विधानसभा क्षेत्रों में अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं। अब विधायकों के ये हाल हैं तो भैया आम जनता के क्या हाल होंगे? पूरे प्रदेश के अंदर अफसरशाही बेलगाम है। वो इसलिए है क्योंकि जो सरकार है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार के आदेश अधिकारी मानने को तैयार नहीं होते। चलिए एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। तो देहरादून के कावली रोड पर गुरुवार देर रात 2 गुटों में कहासुनी के बाद हिंसक झड़प जो है वो हो गई। विवाद बढ़ते हुए एक गुट ने दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस घटना में राहुल नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया और इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के बनवासा पहुंचे। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उन्हें जोश और उत्साह के साथ भव्य स्वागत किया। जनता ने भी मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और क्षेत्र में उत्सव का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री के आगमन से इलाके में उत्साह और हलचल का माहौल भी जो है वो लगातार देखने को मिला। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने धामी के क्षेत्र विकास और जन कल्याण के प्रयासों की सराहना की है। बनबसा में किस तरीके से यहाँ पर लोगों द्वारा उनका स्वागत किया गया गर्मजोशी के साथ। तो भैया दूज के मौके पर चमोली के गोपेश्वर पोखरी रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। कार खाई में गिरते ही आग की लपटें में घिर गई, जिससे आपको बता दें कि अरविंद त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनीता और बेटा अनंत त्रिपाठी जलकर मर गए। दूसरा बेटा अंबुजा त्रिपाठी गंभीर रूप से घायल हो गया है और अस्पताल में इसका जो है इलाज चल रहा है। दुर्घटना तब हुई जब परिवार पोखरी स्थित मायके से लौट रहा था। पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं और हादसे की जांच जो है वो भी हर पहलू से की जा रही है। तो चलिए अब आपको सीधे लेके चलते हैं बिहार के सिवान, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जो हैं इस वक्त लाइव आ रहे हैं। जनसंपर्क जो है वो अपना स्थापित कर रहे हैं। आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं, आपको लेके चलते हैं बिहार के सिवान और सुनाते हैं। 550 साल से रामलल्ला टेंट में बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, अभी पहलगांव में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया। जब कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया लालू की सरकार थी, वहां पर आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जा रही थी। मगर इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार थी। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था और ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को भी हटा दिया। और भाइयों बहनों, सिवान जिले पर मोदी जी की विशेष मेहरबानी है। सिवान से मसरत तक 4 लेन रोड 1500 करोड़ से बनाने का काम स्वीकृत हो गया है। 351 पर नेशनल हाईवे सिवान छपरा सिवान कनेक्टिविटी बढ़ाई। 101 करोड़ से सिवान जीरादेई खंड पर 4 लेन रोड बन रहा है। 120 करोड़ से सिवान बाईपास का निर्माण हो रहा है। छपरा सिवान गोपालगंज उसको चौड़ा किया जा रहा है रोड को, और 200 करोड़ से 14 किलोमीटर लंबा बाईपास भी बन रहा है। 92 करोड़ रुपया खर्च कर सिवान के रेलवे स्टेशन को हम नया बना रहे हैं। 568 करोड़ से मेरवा में नई मेडिकल कॉलेज बनाई। 75 करोड़ से इंजीनियरिंग कॉलेज सिवान शहर में बनाई। फार्मेसी कॉलेज भी सिवान में बनाया और 180 करोड़ से पावर ग्रिड भी बनाया। लालू जी, आपने विकास का कोई काम किया है 20 साल में तो सिवान वालों को बता देना। आपने क्या किया? आपने चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे की होटल का घोटाला किया, अलग तरह का घोटाला किया, बाढ़ राहत में भी घोटाला किया, बीपीएससी भर्ती का घोटाला किया और आय से संपत्ति ज्यादा वाला केस में भी लालू जी फंसे हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये जंगल राज लाने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले लालू राबड़ी को वोट देना चाहिए क्या?
जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? ये लोग अपने बेटा बेटी के लिए काम करते हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश जी बिहार की जनता के लिए काम करते हैं। अभी अभी नीतीश कुमार जी ने 1 करोड़ जीविका दीदी को सीधा 10,000 रुपया अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। 125 यूनिट बिजली फ्री दी, नौकरियों में माताओं को आरक्षण दिया, पटना में मेट्रो लेकर आए, विधवा पेंशन को बढ़ाया, बुजुर्गों के पेंशन को बढ़ाया, जीविका दीदी का मानदेय ज्यादा बढ़ाया और बहनों के मानदेय आशा बहनों को भी 3,000 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा कहते हैं कि घुसपैठियों को बिहार में रहने दो। सिवान वालों, मुझे बताओ, ये घुसपैठियों को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? मतदाता सूची में घुसपैठिए होने चाहिए क्या? जोर से बोलो, होने चाहिए क्या? मैं आपको वादा करता हूं, अभी तो चुनाव आयोग ने एसआईआर किया है, फिर से एक बार एनडीए सरकार ला दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये घुसपैठिए यहां क्या कर रहे हैं? साबुद्दीन जैसे लोगों की ताकत बन रहे हैं, हमारे युवाओं की नौकरी छीन रहे हैं, हमारे गरीबों का राशन छीन रहे हैं। ये घुसपैठिए देश विरोधी प्रवृत्ति में भी लिप्त है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम देश के बाहर निकालेंगे, देश के बाहर निकालेंगे। भाइयों बहनों, हमने ढेर सारे प्रत्याशियों का परिचय कराया। ये सारे प्रत्याशी, मंगल पांडे हमारे वरिष्ठ नेता भी इस बार सिवान से लड़ रहे हैं। और सिवान वालों, मैं जिस जिले में जाता हूं वहां कहते हैं हमारे जिले से मंत्री देना, मगर हमने तो आपको ये बना बनाया मंत्री भेज दिया है, बना बनाया मंत्री भेज दिया। मुझे बताओ सिवान वालों, सिवान की सभी सीटों पर कमल। तो चलिए, आप सुन रहे थे बिहार के सिवान से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जो हैं इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे थे। खासतौर पे उन्होंने कई सारी बातें कही, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर जो है उनके द्वारा विपक्ष पर हमलावर होते हुए वो नजर आए। फिलहाल के लिए हमारे इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ।